EMI/EMC टेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। मैं संदीप दगड़े। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टेड इमिशन टेस्ट। ये कंडक्टेड इमिशन टेस्ट क्या होता है उसी के बारे में जानेंगे। ये जो टेस्ट है ये कमर्शियल EMI टेस्ट के अंडर आता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो ये कंडक्टेड इमिशन टेस्ट जिसका स्टैंडर्ड होता है CISPR 11 कंडक्टेड इमिशन, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 150 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। अभी इसमें हम जानेंगे कि इसमें जो कंडक्टेड इमिशन टेस्ट होता है इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। कंडक्टेड इमिशन टेस्ट जो इमिशंस होते हैं वो मेजर किए जाते हैं AC पोर्ट, DC पोर्ट और सिग्नल लाइन से भी जो इमिशंस होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, और उसके स्टैंडर्ड जो होते हैं वो होता है CISPR 11 एंड CISPR 22। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 150 किलो टू 30 मेगाहर्ट्ज। डिटेक्टर्स उसमें जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं प्री मेजरमेंट के लिए पिक एंड एवरेज, उसके बाद फॉर फाइनल मेजरमेंट के लिए क्वासी पिक और एवरेज मेजर किए जाते हैं। स्टेप साइज 4 किलोहर्ट्ज होता है, रेजोल्यूशन बैंडविड्थ 9 किलोहर्ट्ज होता है, और स्कैन टाइम जो होता है फॉर प्री मेजरमेंट के लिए 20 नैनो सेकेंड्स होता है, और फॉर फाइनल मेजरमेंट के लिए 1 सेकेंड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे एक एक स्पेसिफिकेशन के बारे में। अभी हम जानेंगे AC DC पावर पोर्ट और सिग्नल पोर्ट जो होते हैं। जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो उस प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं उसको पावर कनेक्ट किया जाता है, और जब उस पावर को कनेक्ट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट से निकलने वाले जो नॉइस होता है वो उस पावर कॉर्ड के थ्रू उस पावर सोर्स में चला जाता है। तो यह इसीलिए इसको कंडक्टेड इमिशन कहते हैं। जो भी तुम्हारा प्राइमरी सर्किट है या फिर पावर सप्लाई का सर्किट है, उस सर्किट में जो भी नॉइस जनरेट होता है, जो डिजाइन किया हुआ होता है सर्किट, और उस सर्किट से जो नॉइस होता है वो नॉइस किसी पावर सोर्स में कपल ना हो जाए, तो उसको हमें मेजर करना है कि वो नॉइस कितना है और वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग ये कंडक्टेड इमिशन टेस्ट करते हैं। और इसको कंडक्टेड इमिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नॉइस होता है वो कंडक्टेड पावर लाइन के थ्रू फ्लो होता है, इसीलिए इसको कंडक्टेड इमिशन कहते हैं। और उसी नॉइस को, कंडक्टेड नॉइस को हमें मेजर करना होता है, ठीक है। इसीलिए वे दो स्टैंडर्ड है CISPR 11 एंड CISPR 22। और कंडक्टेड इमिशन टेस्ट की फ्रीक्वेंसी रेंज 150 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज है। तो ये जो होता है, ये जो 150 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 किलोहर्ट्ज से 150 किलोहर्ट्ज के नीचे की जो रेंज होती है 9 किलोहर्ट्ज टू 150 किलोहर्ट्ज, वो लाइटनिंग प्रोडक्ट के लिए यूज होती है। और 30 मेगाहर्ट्ज से लेके जो आगे की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो एज अ रेडिएटेड इमिशन मेजर करने के लिए होती है। और 150 किलोहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इसमें हम कंडक्टेड इमिशन मेजर करते हैं, क्योंकि अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज जो कंडक्टर होता है उसमें से जो नॉइस होता है वो रेडिएट करना चालू होता है, इसीलिए उसको रेडिएट इमिशन में मेजर किया जाता है। और जो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में मैक्सिमम नॉइस जो होता है वो कंडक्टेड केबल्स के थ्रू ही फ्लो होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कंडक्टेड इमिशन भी कहा जाता है, ठीक है। आप ये ग्राफ देख सकते हो। ये ग्राफ में ये जो रेड और पिंक लाइन जो दी हुई है, ये रेड और पिंक लाइन, ये जो लिमिट लाइन है, ये लिमिट लाइन जो होता है वो स्टैंडर्ड ने डिफाइन की होती है कि तुम्हारा जो नॉइस है, प्रोडक्ट का जो नॉइस है, वो नॉइस इस लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि जब नॉइस तुम्हारा इस लिमिट लाइन से नीचे होगा तो वो नॉइस किसी और प्रोडक्ट में कपल नहीं होगा और उसका इंपैक्ट भी ज्यादा नहीं होगा। बट तुम्हारा नॉइस इस लिमिट लाइन के ऊपर चला गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नॉइस किसी और के प्रोडक्ट में भी कपल हो सकता है, और उसी की वजह से माल फंक्शन भी हो सकता है। तो आप यहाँ से ग्राफ में अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये जो लेवल होती है वो dB माइक्रोवोल्ट में उस नॉइस को मेजर किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 150 किलोहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और इसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो लिमिट लाइन होती है वो अलग अलग होती है एज पर कंट्री वाइज, एज पर स्टैंडर्ड वाइज। FCC का जो लिमिट लाइन वो अलग होता है,
से सिस्पर 11 का अलग होता है, फिर क्लास ए का अलग होता है, क्लास बी का अलग होता है। तो वो लिमिट लाइन चेंज होती है, कंट्री वाइज चेंज होती है, स्टैंडर्ड वाइज चेंज होती है। ठीक है, बस इसका इम्पोर्टेंस हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है जो कंडक्टेड इमिशन में है डिटेक्टर्स। ये जो डिटेक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो नॉइस है उस नॉइस को हमें डिटेक्ट कैसे करना है और उसको कौन डिटेक्ट करता है। तो ये जो होते हैं उस डिटेक्टर्स होते हैं ईएमआई रिसीवर्स में, और वो जो ईएमआई रिसीवर्स में डिटेक्टर्स होते हैं वो नॉइस को डिटेक्ट करते हैं और फिर हमें जैसे ग्राफ दिखा है उस ग्राफ में हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो दो प्रकार के डिटेक्टर्स होते हैं। एक प्री मेजरमेंट के डिटेक्टर्स होते हैं, उसको पिक और एवरेज होता है, और उसका स्कैन टाइम जो होता है वो 20 मिलीसेकंड होता है। और फाइनल मेजरमेंट में जो होता है वो पिक और पिक का ही क्वासी पिक होता है और एवरेज एवरेज रहता है। तो इसको उसका जो स्कैन टाइम जो होता है वो 1 सेकेंड होता है। तो प्री मेजरमेंट के डिटेक्टर्स पिक एंड एवरेज और फाइनल मेजरमेंट के क्वासी पिक एंड एवरेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म्स बताई गई है कि यहाँ पे बहुत क्लियरली बताए। देखो ये जो रेड लाइन दिया हुआ है ये रेड लाइन होता है पिक डिटेक्टर्स का आउटपुट, मतलब इसका मतलब। और ये जो दो लाइन है बताई गई है ये पल्सेस है, पल्स इंटरफेरेंस सिग्नल्स है। ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस सिग्नल्स है इस सिग्नल्स का जो पिक होता है मतलब जो मैक्सिमम टाइम होता है उसको पिक कहते हैं, और उसी जो पिक का जो एवरेज निकलता है उसको एवरेज लाइन कहते हैं। मतलब सिंपल सा जैसे किसी चीज का हम लोग एवरेज निकालते हैं तो उसी तरह इस पिक का भी एवरेज निकलता है। तो इसीलिए इसको एवरेज लाइन, एवरेज डिटेक्टर सिर्फ उस पिक्स का एवरेज निकालता है और हमें ग्राफ में दर्शाता है। और ये जो क्वासी पिक होता है, ये क्वासी पिक जो होता है वो एक रिपीटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको दिखाता है कि उस पर्टिकुलर पल्स इंटरफेरेंस सिग्नल्स का रिपीटेशन कितना हुआ होता है। जैसे कि जो टीवी एंड रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसमें जो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी अगर वेरी लेस होगी तो उसका कोई भी इफेक्ट उस सिग्नल्स पे नहीं होता है। बट उसी का पल्स रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा तो दैट विल बी वेरी डेंजरस। तो उससे क्या हो सकता है कि जो कपलिंग होता है, नॉइस कपलिंग जो होता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसका पल्स रिपीटेशन देखना, उस जो पल्स आ रही है, इंटरफेरेंस जो सिग्नल आ रहा है उसका रिपीटेशन होता है और उस रिपीटेशन के वेट पे पता चलता है कि वो अनोइंग है या नहीं है, वो डेंजरस है या नहीं है। तो ये डिफरेंस है पिक डिटेक्टर, एवरेज डिटेक्टर और क्वासी पिक डिटेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद जो कंडक्टर इमिशन में इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं स्टेप साइज 4 किलोहर्ट्ज। स्टेप साइज मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग 150 किलोहर्ट्ज पे स्कैन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेप साइज होता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 154 किलोहर्ट्ज, लाइक हर 4 किलोहर्ट्ज के ऊपर स्टेप साइज होता है और हर 4 किलोहर्ट्ज में वो फिर स्कैन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे जाता होता है। और रिजोल्यूशन बैंडविड्थ क्या होता है, जो रिजोल्यूशन बैंडविड्थ होता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करने वाले हैं और उसी के अंदर जो रिजोल्यूशन बैंडविड्थ सेट किया हुआ होता है उससे ही नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी और ब्रॉडबैंड फ्रिक्वेंसी है उसको समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिस्पर 16-1 में उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 150 किलो टू 30 मेगाहर्ट्ज में 8 to 10 किलोहर्ट्ज के बीच में हमें रखना है और बी में 10 to 20। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ए में -6 dB एम्पलीट्यूड में हमको 8 to 10 किलोहर्ट्ज के बीच में रखना है। मतलब यूजुअली हम 9 किलोहर्ट्ज ही रखते हैं। तो इसीलिए ये जो रिजोल्यूशन बैंडविड्थ होता है वो 9 किलोहर्ट्ज होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने उसको डिफाइन किया हुआ है कि हम उतना ही रख सकते हैं। फिर कंडक्टर इमिशन में कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। फर्स्ट है ईएमआई रिसीवर। ईएमआई रिसीवर एक ऐसा रिसीवर है, एक वेरी वेरी एडवांस रिसीवर है जिसमें
पिक को जो इंटरफेरेंस सिग्नल होता है उसको रिसीव किया जाता है, फिर उसको फिल्टर करके उसका जो प्री सिलेक्टर्स होते हैं, उसके बाद डिटेक्टर्स होते हैं, वो सब करके हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करता है कि तुम्हारे नॉइस का लेवल क्या है। उसके बाद पल्स लिमिटर होता है। ये जो पल्स लिमिटर होता है ये बहुत सेफ EMI रिसीवर को सेफ रखने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी DC पल्सेस आती है, बहुत सारे नॉइज आते हैं और वो डायरेक्टली EMI रिसीवर के इनपुट पोर्ट को चले गए, तो उससे क्या होता है कि EMI रिसीवर का इनपुट पोर्ट डैमेज हो सकता है। तो वो डैमेज ना हो इसीलिए ये जो पल्स लिमिटर होता है वो EMI रिसीवर के इनपुट पोर्ट मतलब LISN और EMI रिसीवर के बीच में लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अनवांटेड DC पल्सेस है और स्विचिंग पल्सेस है उसको वो EMI रिसीवर तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि EMI रिसीवर जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उसी को सेव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद LISN ये एक लाइन इम्पीडेंस स्टेबलाइजेशन नेटवर्क होता है। इसके अंदर एक सिंपल पाई सर्किट होता है जिसमें जिससे क्या होता है कि EMI रिसीव प्रोडक्ट से निकलने वाला जो नॉइस होता है उस नॉइस को कलेक्ट करके EMI रिसीवर को देना, और जो एक्सटर्नल पावर सोर्स का नॉइस है उसको इक्विपमेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सब फिल्टरिंग का काम जो होता है वो EMI रिसीवर करता है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो भी नॉइस होगा सिर्फ वही नॉइस EMI रिसीवर तक पहुंचेगा, और एक्सटर्नल जो नॉइस है वो एक्सटर्नल नॉइस ना तो UT तक आएगा ना EMI रिसीवर तक आएगा, सिर्फ प्रोडक्ट का नॉइस ही मेजर किया जाएगा, इसीलिए LISN का यूज होता है। उसके बाद RF केबल होता है। RF केबल तो EMI रिसीवर से लेके EMI रिसीवर लगता है, उसके बाद पल्स लिमिटर, फिर RF केबल और वो LISN को लगाया जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है या इम्पीडेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए सिर्फ RF केबल ही रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग, क्योंकि जितना उसका इम्पीडेंस कम होगा उतना उसका लॉसेस भी कम होगा और जो प्योर नॉइस है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये जो है वो कंडक्टर इमिशन का सेटअप है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे EUT रखा हुआ है। नॉन कंडक्टिव टेबल की हाइट 0.8 मीटर होना चाहिए। ये जो है वो वर्टिकल ग्राउंड प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड प्लेन है, ठीक है। तो EUT का जो हाइट 0.8 मीटर होता है और वर्टिकल ग्राउंड प्लेन से डिस्टेंस जो होता है 0.4 मीटर होना चाहिए। LISN और EUT के बीच का डिस्टेंस जो होता है 0.8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा जो LISN है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे होना चाहिए और अच्छी तरह से उसको आपको ग्राउंड भी करना है, यहाँ पे दिखाया गया है देखो। और ये LISN को इनपुट LISN से जो नॉइस निकलेगा वो टेस्ट रिसीवर को जाएगा, और यहाँ पे GRP मतलब ग्राउंड रेफरेंस पेन का साइज भी दिया हुआ है, 2 मीटर इंटू 2 मीटर मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो EUT का पावर कॉर्ड है LISN को दिया जाता है और LISN को बैक साइड से इनपुट दिया जाता है। तो जो पावर सोर्स से थ्रू LISN EUT को मिलता है, लेकिन उस वक्त EUT में जो नॉइस जनरेट होता है वो नॉइस सिग्नल्स पूरे LISN कलेक्ट करके उसको रिसीवर को देता है। और ये जो सेटअप करने के पीछे का जो मकसद होता है उसका मकसद होता है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे रेडिएटेड इमिशन टेस्ट और उसके सेटअप के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।